बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड के लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए थे इक्विटी का। ठीक है, तो इसमें हम पास्ट पेपर कर रहे हैं। पास्ट पेपर में जो भी मैक्सिम्स आ चुके हैं तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक है। ठीक है, ये तो आज का जो हमारा मैक्सिम होगा वो होगा ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि जो हमारे पास जो मैक्सिम है हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, इसका मतलब क्या है। द लॉ ऑफ इक्विटी इज द लॉ ऑफ कॉन्साइंस। जो लॉ ऑफ इक्विटी है वो लॉ ऑफ कॉन्साइंस है। लॉ ऑफ कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब बेसिकली क्या है। कॉन्साइंस का मतलब ये है कि डिफ्रेंशिएट कर सके कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा इक्विटी कोर्ट में आता है या कोर्ट में आता है कि वो इक्विटेबल रिलीफ हासिल कर सके, तो उस बंदे को हमेशा रेडी रहना चाहिए ताकि वो अपने जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है उसके राइट्स को भी देखे, उसके इक्विटेबल राइट्स को भी माने, रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा इक्विटी चाहता है तो उसको इक्विटी करना भी लाजमी है। ठीक है, और वो ऑब्टेन करना चाहता है इक्विटेबल रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट, तो ही हिमसेल्फ मस्ट बी प्रिपेयर टू डू इक्विटी विद द अदर पार्ट। ठीक है, इसका ये मतलब है, ये स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है इसका। अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो मीनिंग में भी ये है, अगर एक बंदा इक्विटेबल रिलीफ चाहता है तो उसको चाहिए कि वो प्रिपेयर रहे टू डू इक्विटी विद द अदर पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एप्लीकेशन इसकी क्या है, इस मैक्सिम की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, इसकी एप्लीकेशन किधर किधर होती है। सबसे पहले इलीगल लोन्स जो है इसमें इसकी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, ये एक मशहूर केस है जो इस मैक्सिम को, इस प्रिंसिपल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लॉज वर्सेस नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। इसमें यह है कि इस केस के फैक्ट्स ये है कि जो प्लेंटिफ है मिस्टर लॉज, ये लोन बोरो करते हैं एक कंपनी से, इन्वेस्टमेंट कंपनी से, जिसका नाम है नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी, और उसके पास कुछ सिक्योरिटीज जमा कराता है। ठीक है, और लेटर उसको पता चलता है कि जो मनी लेंडर जो कंपनी है वो अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, अंडर द मनी लेंडर एक्ट 1900, तो उसके तहत ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो अंडर दैट एक्ट जो उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर लॉज का नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लोन का, तो ये वॉइड है। ठीक है, सो जो प्लेंटिफ है मिस्टर लॉज है, ये डिमांड करता है टू रेमेडीज, मतलब वो कोर्ट चला जाता है, अदालत चला जाता है, और उन कोर्ट से ये दो रेमेडीज डिमांड करता है। एक रेमेडी तो वो डिमांड करता है कि जो, एक तो वो रेमेडी में डिमांड करता है, लीगल रेमेडी डिमांड करता है, और दूसरा वो इक्विटेबल रेमेडी डिमांड करता है। जो लीगल रेमेडी है उसमें वो कहता है, मिस्टर लॉज कहता है कि कोर्ट को कहता है कि आप डिक्लेयर करें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी और मेरे दरमियान, कि वो वॉइड है। फिर उसके बाद जो इक्विटेबल रेमेडी वो डिमांड करता है उसमें कहता है कि जो डिफेंडेंट है नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड है, उसको ऑर्डर दे कि वो जो सिक्योरिटीज प्लेंटिफ ने जमा कराई है वो मुझे वापस दे। जो मिस्टर लॉज ने एज अ प्लेंटिफ, मिस्टर लॉज ने जमा कराई है, सिक्योरिटीज दी है अगेंस्ट द लोन, वो मिस्टर लॉज को वापस दी जाए, मुझे वापस दी जाए। तो इस पे डिफेंडेंट ने डिफेंस ली, जो नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड थी, उसने डिफेंस लिया और कहा कि जो प्लेंटिफ है वो इक्विटेबल रेमेडी तो मांग रहा है, मगर इसको भी चाहिए कि ये इक्विटी करे। ठीक है, डिफेंडेंट कहता है कि हम विलिंगली चाह रहे हैं कि इसको, जो प्लेंटिफ के मिस्टर लॉज के पैसे सिक्योरिटीज है, इसको वापस दे दें, मगर उससे पहले मिस्टर लॉज को चाहिए कि जो उसने ये लोन बोरो किया है, जिसकी वजह से इसने हमारे पास सिक्योरिटीज जमा कराई है, तो वो लोन वो वापस पहले पे करे तो हम इनको इनकी सिक्योरिटीज दे देंगे। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये मैक्सिम, इस मैक्सिम के लिए कि हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी।
अगर जो मिस्टर लॉज है, अगर ये इक्विटी करेंगे और लोन वापस पे कर देंगे, तो जो नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो ये भी इसकी सिक्योरिटी इनको वापस दे देंगे। ठीक है, तो दोनों को मतलब, अगर हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इस डॉक्ट्रिन में भी इस मैक्सिम की एप्लीकेशन होती है। ठीक है, इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक अ पर्सन हु एक्सेप्ट अ बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट should adopt its full share in accordance with all its provision and give up every right in conflict with it। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि अगर एक बंदा, ठीक है, कोई भी बेनिफिट को एक्सेप्ट करता है या अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, या तो वो उसको पूरा अडॉप्ट करेगा या तो वो उसको पूरा छोड़ देगा, आधा इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इलिस्ट्रेशन देख के समझेंगे कि वेयर अ पर्सन गिव हिज ओन प्रॉपर्टी टू ई एंड इन द सेम टाइम in the same instrument mentioned to give E's property to B, E cannot claim his part of the gifted property if he is not willing to give his own property to B as mentioned in the same instrument। इसमें कहते हैं, मैं E और B की जगह में आप नाम देके ये ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि लेट्स सपोज असलम जो है, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी देता है बिलाल को। ठीक है, और बिलाल को कहता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी है, तुम अपनी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर पर्सन को या हुमैर को दे दोगे। ठीक है, या तो अंडर एन इंस्ट्रूमेंट ये मेंशन करता है, एक डीड बनाता है, इस डीड में ये कहता है ये जो बिलाल है या तो इसको पूरा एक्सेप्ट करेगा या तो इसको पूरा रिजेक्ट करेगा। ठीक है, ये होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, या तो वो पूरा एक्सेप्ट करेगा या तो पूरा रिजेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें एक पर्सन, ये जो बिलाल होगा, ये आधा जो उसको प्रॉपर्टी मिली है इसको अकेला एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये इसको एक्सेप्ट करता है तो अपनी प्रॉपर्टी आगे उमेर को देगा। ठीक है, ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है। अगर ये भी अच्छी एग्जांपल है, देखें, अगर ये इक्विटी करता है तो आगे भी इसको, अगर इक्विटी चाहता है तो आगे भी ये इक्विटी करना इस पे लाजमी है। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ रिडेम्पशन। इस डॉक्ट्रिन में भी ये मैक्सिम अप्लाई होता है। इसमें कहता है कि इफ अ पर्सन ask for the return of the mortgage property, he is asking for equitable relief। अगर एक पर्सन एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई होती है उसको रिटर्न करना चाहता है, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, वापस करना। ठीक है, रिटर्न करना चाह रहा होता है, तो वो, इसका ये मतलब है कि वो इक्विटेबल रिलीफ मांग रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज रिडम्पशन। बट फॉर रिडम्पशन ही मस्ट फर्स्ट पे बैक द मनी इन एडवांस। ठीक है, अगर वो मॉर्गेज की प्रॉपर्टी मांग रहा है वापस, तो सबसे पहले वो उसकी प्रॉपर्टी के जो अगेंस्ट जो उसने लोन लिया है, तो वो उसको लोन को वापस करेगा, तो तब भी वो प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है। ठीक है, पहले तो वो इक्विटी चाह रहा है तो इक्विटी करना उस पर लाजमी है। ठीक है, उसके बाद अगर मॉर्गेजी है, ठीक है, अगर वो अपने पैसे वापस मांग, मॉर्गेजी कौन होता है, जो जिसके पास, जिसने लोन दिया होता है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जिसने पैसे दिए होते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी जमा हुई होती है। ठीक है, अगर वो अपने पैसे वापस मांग रहा है, तो सबसे पहले वो तो ये करेगा, ही शुड रिडीम द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर एंड डू इक्विटी। सबसे पहले तो वो इक्विटी करेगा फिर पैसे मांगेगा। ठीक है, अगर मॉर्गेजर फेल हो जाता है, कोई भी डेट उन्होंने मेंशन की है उस डेट तक वो फेल हो जाता है, बिफोर गोइंग टू द कोर्ट, मॉर्गेजी जो होगा वो एक नोटिस देगा मॉर्गेजर को। ठीक है, और उसके बाद ये अगर फिर अदालत जाना चाहता है तो चला जाता जाए, कोई मसला नहीं, मगर सबसे पहले वो एक नोटिस देगा ताकि वो भी इक्विटी कर ले। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ रिडम्पशन, इसमें भी ये मैक्सिम अप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का देखेंगे, स्पेसिफिक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यह मैक्सिम किस तरह अप्लाई होती है। ठीक है, इसमें कहता है इक्विटी विल नॉट डिक्रीज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट
to one party unless the other party also do specific performance of the contract on its part। ठीक है, इसको हम इलिस्ट्रेशन से समझेंगे। सपोज कि असलम जो है उसका बिलाल के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि असलम कहता है कि मैं तुम्हें घर बना के दूंगा, बिलाल को कहता है, अंडर द रेट ऑफ 60 लाख रुपी एज अ कंसिडरेशन। ठीक है, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द हाउस, जब जब घर बन जाएगा तो असलम कहता है कि मैं कीज डिलीवर कर दूंगा बिलाल को। ठीक है, मगर असलम ऐसा नहीं करता जब घर बन जाता है, और जिसकी वजह से बिलाल उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर देता है अगेंस्ट असलम। तो इस पे असलम डिफेंस लेता है कोर्ट में कि प्लेंटिव बिलाल जो है वो इक्विटेबल रेमेडी तो सीख कर रहा है, ठीक है, और तो उसको भी चाहिए कि वो इक्विटी भी करे ना, उसको भी चाहिए कि वो भी इक्विटी करे। इसका ये मतलब है कि जो डिफेंडेंट है असलम है, ठीक है, वॉज विलिंग टू, ठीक है, वो डिलीवर करना चाह रहा है कि वो उसको प्लेंटिफ को कीज दे दे, मगर उससे पहले जो कंसिडरेशन फिक्स हुई है कॉन्ट्रैक्ट में वो प्लेंटिफ दे तो वो मतलब प्लेंटिफ देगा तो जो दूसरी तरफ डिफेंडेंट है असलम है वो कीज डिलीवर करेगा। ठीक है, अगर ये इक्विटी चाहता है तो उसको भी चाहिए कि वो इक्विटी करे। ठीक है, ये भी एक शानदार एग्जाम्पल है इस मैक्सिम के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और लास्ट में हम देखेंगे इसके एक्सेप्शंस। ठीक है, कि कौन कौन सी जगह पे ये मैक्सिम अप्लाई नहीं हो सकते। सबसे पहले तो स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो उसके अगेंस्ट ये अप्लाई नहीं होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके अगेंस्ट ये अप्लाई नहीं होगा, ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी। ये कॉन्ट्रेरी टू वेयर द एक्ट ऑफ वेयर एक्ट इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, कोई भी लॉ के साथ ये अगर एक्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस सूरत में ये अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, स्टेट्यूटरी प्रोविजन प्रोहिबिशन, अगर कोई जो लॉज है वो प्रोहिबिट करती है तो फिर भी ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, मैटर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर ये एक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ जाती है तो तब भी ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी। अगर फैक्टर ऑफ फ्रॉड हो तो तब भी ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी। तो ये एक्सेप्शंस आ जाती है इसमें। और उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब बखैर, अल्लाह हाफ़िज़।